आज के एडिटोरियल का टाइटल है मोरालिटी मेजॉरिटी। देखो, मोरालिटी का मतलब हो गया नैतिकता, मेजॉरिटी का मतलब हो गया बहुमत। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है आज का। और इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुई थी, सत्ता परिवर्तन हमने देखा था उसके संबंध में कि भाई पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे का जो गुट का जो मामला आया था कि उद्धव ठाकरे को जो है इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद में एकनाथ शिंदे की बीजेपी वाली जो है सरकार बनी। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या बातें कही हैं, तो जो बातें हैं वो बहुत ही लॉजिक से भरी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। और साथ ही साथ जो राजनीतिक दांव-पेच होते हैं, जो राजनीतिक कुटिल चालें होती हैं, वो भी इस एडिटोरियल को पढ़ते वक्त आपको समझ में आएंगी। तो मॉरालिटी का मतलब हुआ नैतिकता और मेजॉरिटी का मतलब हुआ बहुमत। अब देखते हैं इस एडिटोरियल को जब हम पढ़ेंगे तो दोनों बातें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, नैतिकता और बहुमत। क्यों ये टाइटल दिया गया है ये भी आपको समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, इज़ एन इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी आलोचना करता है। इंडाइटमेंट ये दिखाता है कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति कितना गलत है या कितना बुरा है, कोई बात कितनी गलत है उसे दिखाने वाला कोई स्टेटमेंट, उसे हम कहेंगे इंडाइटमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस तरह का स्टेटमेंट है जो कि इस बात को क्रिटिसाइज़ करता है, जो कि क्लियरली ये दिखाता है कि ये गलत है। ऑफ हाउ रेजीम चेंज्ड इन महाराष्ट्र। रेजीम का मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम। हाउ रेजीम चेंज्ड इन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से जो सत्ता थी वो परिवर्तित हुई, व्यवस्था परिवर्तित हुई, तो उसकी आलोचना करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया हमें देखने को मिली वो गलत थी। तो कुल मिला के जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस फैसले से हम एक बात समझ सकते हैं कि नैतिक रूप से उद्धव ठाकरे की जीत हुई है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे इस एडिटोरियल को पढ़ने के दौरान कि मेजॉरिटी का सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि वर्तमान में सरकार जो है वो एकनाथ शिंदे की ही बनी रहेगी। देखते हैं और पढ़ते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इट ऑफन हैपन्स इन लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी। ये जो कानूनी कार्यवाहियाँ होती हैं ना, मुकदमेबाजी, उनको बोलते हैं लिटिगेशन। इट ऑफन हैपन्स इन लिटिगेशन, कि मुकदमेबाजी में ऐसा अक्सर होता है, हैपन यानी घटित होना। अराउंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इट ऑफन हैपन्स इन लिटिगेशन। कौन सी मुकदमेबाजी? अराउंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कि जो भी राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी हुई मुकदमेबाजी होती है उनमें हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो जजमेंट्स आते हैं, जो कोर्ट के फैसले आते हैं, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उसको रेखांकित करना। तो कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, किस चीज़ को? हाई प्रिंसिपल्स, उच्च मूल्यों को दिखाते हैं, उच्च मूल्यों को हाईलाइट करते हैं। बट एक्सटेंड नो रिलीफ, एक्सटेंड का मतलब होता है किसी तक किसी चीज़ को विस्तारित करना, उसको और एक्सटेंड करना मतलब और बढ़ाना। बट एक्सटेंड नो रिलीफ टू दोज, लेकिन इस तरह के कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं उन तक कोई राहत नहीं पहुंचाते हैं ना। तो एक्सटेंड का मतलब हो गया एक तरीके से एक्सटेंड नो रिलीफ, यानी कि उन लोगों तक कोई राहत इस तरह के फैसले नहीं पहुंचाते। टू दोज
इम्पैक्टेड बाय, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, यानी कि जो संवैधानिक नियम है उनके उल्लंघन के फलस्वरूप जो लोग प्रभावित हुए उन्हें इस तरह के जजमेंट्स जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते। देखो एडिटोरियल में जो भी लाइन लिखी जाती है ना, उसको क्या है, आपको थोड़ा सा टाइम देके समझना पड़ता है ना, एक एक शब्द को समझो, इसके बाद में उस पूरी लाइन को देखो। अब देखो इस लाइन में ये बात कही गई है कि राजनीतिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो मुकदमेबाजी होती है उनमें हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो जजमेंट्स आते हैं, कोर्ट के जो फैसले आते हैं, वे उच्च मूल्यों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उन लोगों तक कोई राहत नहीं पहुंचाते जो लोग संवैधानिक नियमों के उल्लंघन से प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, नैतिक रूप से अगर हम मान लें कि उद्धव ठाकरे की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के द्वारा, लेकिन उन्हें सरकार तो वापस नहीं मिल गई। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई उन्हें कोई राहत तो नहीं मिल गई, बस आप ये जो है एक सांत्वना मान सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, नैतिक रूप से उनकी जीत हुई है। आगे देखते हैं और बातें समझ में आएंगी। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड सिचुएशन, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब हो जाएगा एक तरह की उलझन, एक तरह का झमेला, उसे हम कह सकते हैं इम्ब्रोग्लियो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ऑन द पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो इन महाराष्ट्र लास्ट ईयर इज वन सच। अब देखो ये जो अभी पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा, यहाँ तक नॉर्म्स तक हमने एक वाक्य हमने पढ़ा, तो ये वाक्य जो है वन सच, यानी कि ये एक इसी तरह की घटना है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है अभी हाल ही में, इस राजनीतिक उलझन के संबंध में, कौन सी राजनीतिक उलझन, जो महाराष्ट्र में पिछले साल हमें देखने को मिली, इस उलझन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये कुछ इसी तरह का है। कुछ इसी तरह का है मतलब ये इस तरह का जजमेंट है जो कि उच्च मूल्यों की, उच्च नैतिक मूल्यों की बात करता है, लेकिन इस इम्ब्रोग्लियो के फलस्वरूप जो लोग प्रभावित हुए उन्हें इस फैसले से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती। इट इज़ एन इंडाइटमेंट, है ना, तो ध्यान रखना इंडाइटमेंट दोबारा आया है। इंडाइटमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है, जो ये दिखाता है कि भाई जो था या जो कुछ हुआ ये बहुत ही रॉन्ग था, बहुत ही गलत था। तो इट इज़ एन इंडाइटमेंट ऑफ द मैनर इन विच, तो जिस तरीके से, मैनर इन विच रेजीम चेंज वाज अचीव्ड। रेजीम चेंज का मतलब हो गया व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, कि पिछले साल महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन को पाया गया, उस मैनर की, उस तरीके की आलोचना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट करता है। लेकिन बट इट डज नॉट ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तित करना, चेंज करना। स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है, यानी कि वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है एकनाथ शिंदे की, उसे परिवर्तित नहीं करता, यानी कि जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है वो जैसे कि तैसी बनी हुई है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज़ रूल्ड, कि एक संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया, रूल का मतलब है फैसला देना, दैट गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैड नो ऑब्जेक्टिव मटेरियल टू डाउट द मेजॉरिटी ऑफ द देन, ऑफ द देन का मतलब होता है तब के जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे। अब देखो जो संवैधानिक पीठ थी जो इस मामले को सुन रही थी, उन्होंने ये फैसला दिया कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो थे उनके पास कोई कारण नहीं था ये डाउट करने का
क्या डाउट करने का? कि उस समय के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, उनका जो बहुमत था, उस बहुमत पे डाउट करने का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास कोई कारण नहीं था। एक जो ऑब्जेक्टिव कारण होता है ना, एक जनरल कारण होता है, वो कारण उनके पास नहीं था। बट हैड नेवरदलेस आस्क्ड, लेकिन इसके बावजूद, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। तो कुल मिला के कोई एक स्पष्ट, देखो भाई ठीक है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि भाई पार्टी में कलह चल रही है, लेकिन पार्टी ने ऑफिशियली तो नहीं कहा कुछ भी कि भाई पार्टी में कलह देखने को मिल रही है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से कोई ऑफिशियल रीज़न गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास नहीं था कि वे उस समय के चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी पे शक करते और उन्हें जो है विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कहते। लेकिन बट हैड नेवरदलेस, लेकिन इसके बावजूद भी, फिर भी आस्क्ड हिम, हिम यहाँ पे आया है उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी, फिर भी जो गवर्नर थे उन्होंने उद्धव ठाकरे से क्या कहा? टू टेक अ फ्लोर टेस्ट। उन्होंने जो है उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए कहा। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से आप ये साबित करते हो कि विश्वास प्रस्ताव, आप ये साबित करते हो कि हाँ मेरे पास पर्याप्त एमएलए हैं सरकार के लिए, बेस्ड ऑन। और कुल मिला के ये जो गवर्नर थे उनके द्वारा ये जो बात उस समय के चीफ मिनिस्टर को कही गई फ्लोर टेस्ट के लिए, ये किस चीज़ पे आधारित थी? बेस्ड ऑन एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स। एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है इररिलेवेंट, एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है असंगत। तो कुल मिला के गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा गया। किस आधार पे? एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के आधार पे, उन बातों के आधार पे जो बिल्कुल असंगत बातें थी, यानी कि जिनका मूल मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। वे बातें जो थी ना, वे बाहरी बातें थी। एज मिस्टर ठाकरे हैड रिजाइंड विदाउट फेसिंग द फ्लोर टेस्ट। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था विदाउट फेसिंग, बिना इस चीज़ का सामना किए, द फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे मुख्यमंत्री है, वो ये साबित करता है, एक तरह से वो ये साबित करता है कि हाँ मेरे पास पर्याप्त एमएलए हैं और मैं सरकार बनाने में सक्षम हूँ, या मेरी सरकार जो है वो पूरी तरीके से बहुमत में है। तो कुल मिला के ये जो फ्लोर टेस्ट था, इसका सामना किए बगैर मिस्टर ठाकरे ने जो है इस्तीफा दे दिया अपने मुख्यमंत्री पद से। इसलिए कोर्ट ने ये कहा, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सेड इट वाज अनेबल टू रिस्टोर हिज गवर्नमेंट। तो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि उद्धव ठाकरे के द्वारा जो है बिना फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि भाई अब हम अनेबल हैं, यानी कि हम नहीं कर सकते क्या, उनकी गवर्नमेंट को पुनः बहाल नहीं कर सकते। रेस्टो का मतलब होता है पुनः बहाल करना। इट इज़ ट्रू दैट इट कैन नॉट क्वैश अ वॉलंटरी रेजिग्नेशन। ये बात सत्य है। इट यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए। कैन नॉट क्वैश, क्वैश का मतलब होता है खारिज कर देना, रद्द कर देना। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, जो आप अपनी इच्छा से करते हो, रेजिग्नेशन। अब देखो ये बात सत्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है या जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो स्वैच्छिक इस्तीफे को खारिज नहीं कर सकती, स्वैच्छिक इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकती। बट द कोर्ट फेल्स टू अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब है इस बात को देखना, इस बात को स्वीकार करना, इस बात को मानना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात को स्वीकार करने में फेल हो जाती है, यानी कि इस बात को स्वीकार नहीं करती दैट हिज रेजिग्नेशन, कि उद्धव ठाकरे का जो इस्तीफा था वाज फोर्स्ड, वो एक तरह से फोर्स्ड इस्तीफा था, वो उन्होंने ऐच्छिक नहीं दिया था, वो इस्तीफा उनके ऊपर फोर्स किया गया था। बाय
सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के द्वारा वो इस्तीफ़ा उनके ऊपर फोर्स किया गया था। टू विच, अब जो परिस्थितियां थी ना, उन परिस्थितियों में द कोर्ट इटसेल्फ वाज अ पार्टी। यहाँ पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों ने मिस्टर उद्धव ठाकरे को मजबूर किया कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उन परिस्थितियों में एक परिस्थिति ये भी थी, क्या, टू विच द कोर्ट इटसेल्फ वाज अ पार्टी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसे भी हम विभिन्न परिस्थितियों में एक परिस्थिति मान सकते हैं जिसने उद्धव ठाकरे को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया। अब देखो, अगर आगे हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट भी उन परिस्थितियों में, यानी कि कई परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट भी जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि एक पार्टी था, है ना, सुप्रीम कोर्ट भी पक्ष था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उद्धव ठाकरे को फोर्स किया। अब हम पढ़ेंगे ना आगे तो समझ में आएगा किस तरह से। ऑन द ईव ऑफ द फ्लोर टेस्ट, कि शक्ति परीक्षण से पहले, ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है जस्ट प्रायर टू, कि कोई घटना घटित होने वाली है उसके ठीक पहले। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच अलाउड इट टू गो ऑन। अब देखो, फ्लोर टेस्ट होने के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा इस फ्लोर टेस्ट को अलाउ किया गया। अब देखो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई जो गवर्नर थे उनका एक तरीके से डाउट करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता था, कि वे उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर डाउट करते, उनकी मेजॉरिटी के ऊपर डाउट करते। ये डाउट करने का उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव कारण नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस फ्लोर टेस्ट को रोकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑन द ईव ऑफ द फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले अ सुप्रीम कोर्ट बेंच अलाउड इट टू गो ऑन, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा इस फ्लोर टेस्ट को होना अलाउ किया गया। इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि उनका जो इस्तीफ़ा था उद्धव ठाकरे का, वो इस्तीफ़ा एक तरह से फोर्स्ड था, परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया, और उन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी पार्टी थी। अर्लियर, पूर्व में, बाय एन इंतरिम ऑर्डर, एक टेम्परेरी ऑर्डर पास करते हुए, इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थाई, द कोर्ट हैड एक्सटेंडेड द टाइम, एक्सटेंड का मतलब है और बढ़ा देना, किसी चीज़ को विस्तार कर देना उसका, द टाइम गिवन टू देन रिबेल का मतलब है विद्रोही, बगावती, शिवसेना एमएलएस, लेड बाय का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था, एकनाथ शिंदे के द्वारा, फ्रॉम जून 27 टू जुलाई 12। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पूर्व में, यानी कि फ्लोर टेस्ट होने के पहले क्या हुआ था कि एक अस्थाई ऑर्डर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, टाइम लिमिट बढ़ा दी थी, टाइम को और एक्सटेंड कर दिया था। किन लोगों के लिए टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया था, जो बगावती शिवसेना के एमएलएस थे, यानी कि एकनाथ शिंदे के गुट वाले जो एमएलएस थे, जो विद्रोही एमएलएस थे, जिनका कि नेतृत्व एकनाथ शिंदे के द्वारा किया जा रहा था, उन्हें जो है टाइम दिया गया कोर्ट के द्वारा, कितना, 27 जून से लेकर 12 जुलाई तक का टाइम उन्हें दिया गया। क्यों दिया गया उन्हें ये टाइम, टू रिप्लाई टू एप्लीकेशंस सीकिंग देयर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन। देखो, कई एप्लीकेशंस हमें देखने को मिले थे, कई आवेदन हमें देखने को मिले थे, उन आवेदनों में इस बात को चाहा गया था, सीख का मतलब होता है किसी बात को चाहना, देयर डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है सदस्यता समाप्त कर देना, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल करना, अपने दल को त्यागना या दल बदल करना। तो कुल मिला के दल बदल करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, मतलब कुछ एप्लीकेशंस हमें देखने को मिली थी, और उन एप्लीकेशंस में इस बात को चाहा गया था कि जो भी विद्रोही शिवसेना एमएलएस हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए डिफेक्शन के कारण, यानी कि उन्होंने डिफेक्शन किया था, दल बदल किया था, तो इस कारण जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इस संबंध में शिवसेना एमएलएस जो थे उन्हें रिप्लाई देने के लिए कहा गया था कि भाई ये जो एप्लीकेशंस थी
इनका रिप्लाई देने के लिए उन्हें एक टाइम पीरियड दिया गया और इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 27 जून से लेके 12 जुलाई तक का जो है उनको टाइम और दिया गया। अब यहाँ पे द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था कोर्ट का, गेव एम्पल, एम्पल का मतलब है काफ़ी, पर्याप्त, प्रचुर। द ऑर्डर गेव एम्पल टाइम टू द डिसिडेंट्स। देखो, डिसिडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो मतभेद रखता है, जो असहमति रखता है। कुल मिला के यहाँ पे डिसिडेंट आया है किन के लिए? इन मेंबर्स के लिए जो कि रिबेल मेंबर्स थे, है ना, यानी कि जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट वाले जो मेंबर्स थे उन्हें कहा गया है डिसिडेंट्स। तो कुल मिला के इस ऑर्डर के द्वारा काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त टाइम, बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइम जो है डिसिडेंट्स को दिया गया। अलॉन्ग विथ द बीजेपी, टाइम टू द डिसिडेंट्स अलॉन्ग विद द बीजेपी, कि डिसिडेंट्स के साथ ही साथ बीजेपी को जो है पर्याप्त टाइम इस ऑर्डर के माध्यम से दिया गया। टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है अंजाम देना, किसी काम को अंजाम देना। टू एग्जीक्यूट पॉलिटिकल मैन्यूवर्स विदाउट, देखो पॉलिटिकल मैन्यूवर्स का मतलब हो गया राजनीतिक दावपेच, मैन्यूवर्स का मतलब होता है टैक्टिक्स, तिकड़म, दावपेच। तो कुल मिला के एकनाथ शिंदे के गुट वाले जो एमएलए थे जिन्हें डिसिडेंट्स कहा गया है, इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी थी, इनको पर्याप्त टाइम मिल गया इस बात को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या? राजनीतिक दावपेच करने के लिए उन्हें पर्याप्त टाइम मिल गया। विदाउट द थ्रेट ऑफ, थ्रेट का मतलब है यहाँ पे एक तरह का खतरा, विदाउट द थ्रेट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस का मतलब है कि आपकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, कि आप विधानसभा के सदस्य हो या संसद के सदस्य हो तो वहाँ से आपको जो है एक तरह से आपकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, उसको कहा गया डिसक्वालिफिकेशन। तो बिना डिसक्वालिफिकेशन के खतरे के एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिसिडेंट्स थे और जो बीजेपी थे उन्हें इस ऑर्डर के माध्यम से पर्याप्त टाइम मिल गया कि वे राजनीतिक चालबाजियाँ या राजनीतिक पैतरेबाजियाँ कर सकें। इन इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव में। द टू कोर्ट ऑर्डर्स हेल्प्ड, अगर हम एक्चुअली में देखें तो कुल मिला के ये जो दो कोर्ट ऑर्डर्स थे, एक कोर्ट ऑर्डर तो था जिसके माध्यम से फ्लोर टेस्ट को अलाउ किया गया, दूसरा कोर्ट ऑर्डर था जिसके माध्यम से एकनाथ शिंदे के गुट वाले जो मेंबर्स थे उन्हें पर्याप्त टाइम उपलब्ध कराया गया। तो फाइनली इन दो ऑर्डर्स के कारण द टू कोर्ट ऑर्डर्स हेल्प्ड इन द टॉपलिंग, टॉपल का मतलब होता है गिरा देना किसी चीज़ को, जैसे सरकार गिरा देना। टॉपलिंग ऑफ द रेजिम, रेजिम का मतलब है व्यवस्था, यहाँ पे सरकार भी कह सकते हैं हम, व्यवस्था, सिस्टम। तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव में ये जो दो कोर्ट ऑर्डर्स थे इन्होंने तत्कालीन सरकार को गिराने में हेल्प की। अ फैक्ट, ये एक ऐसा तथ्य है दैट द फाइनल वर्डिक्ट फेल्स टू एक्नॉलेज, कि इस तथ्य को, ये जो वर्तमान में फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस फाइनल फैसले में इस तथ्य को नहीं स्वीकारा गया है। कौन सा तथ्य? ये तथ्य कि वास्तव में ये जो दो कोर्ट ऑर्डर्स थे, इन दो कोर्ट ऑर्डर्स ने तत्कालीन सरकार को गिराने में हेल्प की। द ठाकरे फैक्शन लॉस्ट इन द नंबर्स गेम, अब जो ठाकरे गुट था वो नंबर्स गेम में हार गया, यानी कि उनके पास पर्याप्त एमएलएस नहीं थे, तो संख्याओं में वो हार गया। अ गेम इन विच टाइम इज़ ऑफ द इशियंस फॉर बोथ, अब देखो ये जो नंबर जुटाने का टाइम होता है ना कि भाई कितने एमएलएस आपके पास हैं, ये एक ऐसा खेल होता है जिसमें टाइम जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूलर्स के लिए भी, यानी कि रूलर्स का मतलब है जो वर्तमान में सत्ता में है, हु नीड टू प्रोटेक्ट देयर फ्लॉक, यानी कि वर्तमान में जो सत्ता में है उन्हें इस बात की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना, फ्लॉक का मतलब हो गया समूह, कि जो रूलर्स हैं उनके जो एमएलएस हैं वे उन्हें प्रोटेक्ट करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रूलर्स हैं उनके साथ जो एमएलएस हैं वो छोड़ के और दूसरे गुट में चले जाएं। एंड डिसिडेंट्स, और इसके अलावा जो मतभेद रखने वाले लोग हैं, यानी कि जो आपके अपोनेंट हैं, हु नीड टू रॉप इन, तो जो डिसिडेंट्स होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है, हु नीड टू रॉप इन
देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया है रोप इन। रोप इन का मतलब होता है कि किसी को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में शामिल करने के लिए कन्विंस कर लेना, इसको हम बोलते हैं रोप इन। एनफ डिफेक्टर्स, डिफेक्टर का मतलब हो गया दल बदल करने वाला। तो देखो यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो फ्लोर टेस्ट होता है ना, तो ये जो गेम होता है, इस गेम में टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसे ज़रूरत होती है इस बात की कि वह अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करे, अपने मेंबर्स को जोड़ के रखे। इसके अलावा जो डिसिडेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है, हु नीड टू रोप इन एनफ डिफेक्टर्स, कि वे पर्याप्त मात्रा में डिफेक्टर्स जो हैं उन्हें कन्विंस कर लें अपने साथ शामिल होने के लिए। बिसाइड्स cautioning governors against treating internal problems of a ruling party as a possible loss of majority। besides का मतलब है के अतिरिक्त। देखो एक तो क्या कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें कॉशन, सावधान किया गया है, एक तरह से चेतावनी दी गई है गवर्नर्स को। किस बात के खिलाफ जो है गवर्नर को सतर्क किया गया है, सावधान किया गया है? ट्रीटिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ रूलिंग पार्टी, कि जो भी गवर्नर है वह क्या करे, जो भी रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी जो भी आंतरिक समस्याएं हैं उन्हें वो ट्रीट करे, उनके साथ बर्ताव करे। किस रूप में? एज अ पॉसिबल लॉस ऑफ मेजोरिटी। देखो क्या है कि अगर गवर्नर जो है, पॉसिबल लॉस ऑफ मेजोरिटी का मतलब हो गया संभावित बहुमत को खो देना। कुल मिला के एक तो इस बात के प्रति गवर्नर को चेतावनी दी गई है कि गवर्नर जो है, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके भीतर किसी भी तरह की कोई आंतरिक समस्या चल रही है, तो उसे इस संभावना के रूप में गवर्नर न देखे कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें बहुमत की कमी हो गई है। एक तो इस बात के खिलाफ इस फैसले में गवर्नर को चेताया गया है। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड, साथ ही साथ इस फैसले में कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया है दैट कि whips and leaders of the party in the house ought to be appointed by the political party। देखो whip जो है इसके दो मतलब होते हैं। whip का मतलब होता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो whip का मतलब होता है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों से कहता है कि भाई वोटिंग के टाइम पे आपको प्रेजेंट रहना है और यहाँ और इस पक्ष में आपको वोटिंग करनी है। एक तो विप का मतलब ये होता है, विप का मतलब हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य जिसका काम होता है कि जो पार्टी मेंबर्स हैं उन्हें कहे कि भाई वोटिंग टाइम पे आपको उपस्थित रहना है और इस तरीके से आपको वोटिंग करनी है या इस पक्ष में आपको वोटिंग करनी है। दूसरा विप का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक रिटन ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत ये कहा जाता है कि जो भी पार्टी मेंबर्स हैं वे वोटिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। तो दो मतलब होते हैं विप के। तो कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि विप्स एंड लीडर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस, कि सदन के भीतर जो भी पार्टी के विप्स हैं या जो लीडर्स हैं ought to be appointed, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। किसके द्वारा? संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, बाय द पॉलिटिकल पार्टी। देखो ought, शुड की जगह हम ought का प्रयोग करते हैं, दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन हम शुड की जगह ought का प्रयोग करते हैं जब बात नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉरालिटी से संबंधित अगर कोई बात है, नैतिकता से संबंधित कोई बात है, तो वहाँ हम ought का प्रयोग करते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि जो विप्स और लीडर्स होते हैं पार्टी के, जो कि सदन में चुने जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि लेजिस्लेचर पार्टी के द्वारा। एंड नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी। लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब हो गया, देखो लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब हो गया जिस पार्टी की सरकार है ना, जो पार्टी एक तरह से कानून बनाएगी। देखो लेजिस्लेशन इसका मतलब होता है कानून, लेजिस्लेटर कानून
निर्मित करने वाला, वो विधायक भी हो सकता है, वो सांसद भी हो सकता है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का जब हम बात करेंगे ना, लेजिस्लेटिव, उसका मतलब हो जाएगा विधि संबंधी, विधायी। तो ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई है। लेजिस्लेटिव पार्टी का मतलब हो जाएगा एक तरह से जो पार्टी सरकार में है। तो जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसके द्वारा विप्स और लीडर्स को अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। विप्स और लीडर्स जो हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के, संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। दिस हैज़ अ बेयरिंग ऑन हुज विप इज बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेटर्स। अब देखो ये जो बात कही गई है, हैव अ बेयरिंग ऑन, हैव अ बेयरिंग ऑन, इसका मतलब होता है कि इसका प्रभाव इसके ऊपर ये है। समझ गए? जैसे मैंने कुछ कहा और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो क्या कहा जाएगा कि जो मेरी बात है ना उसका आपके ऊपर प्रभाव हुआ है। तो कुल मिला के कोर्ट के द्वारा ये जो बात कही गई है कि जो विप्स और लीडर्स हैं वे संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चुने जाने चाहिए। तो इसका प्रभाव हमें इस रूप में देखने को मिलता है, दिस हैज़ अ बेयरिंग ऑन हुज विप, विप का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर, इज बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब हो गया बाध्यकारी, जो आपको मानना ही पड़ेगा, ऑन लेजिस्लेटर्स, कि जो भी कानून निर्माता हैं वे किसका ऑर्डर मानने के लिए बाध्य हैं। इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब है अगर ऐसा होता है, इन द इवेंट ऑफ अ पार्टी स्प्लिटिंग इनटू टू फैक्शंस, कि मान लो स्प्लिट का मतलब है विभाजित होना, टूटना, कि और फैक्शन का मतलब है गुट, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है वो दो गुटों में बट जाती है। तो कुल मिला के ये जो बात कोर्ट के द्वारा कही गई है इसका प्रभाव हमें इस रूप में देखने को मिलेगा, किस रूप में, कि कौन सा ऑर्डर है जो कि लेजिस्लेटर्स के ऊपर बाध्यकारी है यदि पार्टी जो है वह दो गुट में विभाजित होती है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर पार्टी दो गुट में विभाजित होती है तो कुल मिला के अब जो वोटिंग होगी तो वोटिंग में, वोटिंग के दौरान जो भी लीडर्स होंगे या जो विप्स होंगे वे संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के होने चाहिए। वे विप्स या लीडर्स जो हैं वे लेजिस्लेचर पार्टी के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते। तो कुल मिला के विरोधी गुट में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बट जाती है तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य जो हैं वो विप या लीडर का काम कर सकते हैं और उन्हीं का जो विप है, उन्हीं का जो ऑर्डर है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्डर है उसी को मानने के लिए वे बाध्यकारी हैं। इट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इस बात को भी डिसाइड किया गया है दैट द जजमेंट इन नाबाम रेबिया 2016, देखो 2016 में एक फ़ैसला दिया गया था, उस मामले का नाम है नाबाम रेबिया। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो बात है ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी है, कोमा टू कोमा। अब देखो, इट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान फैसले में इस बात को भी डिसाइड किया है कि जो नाबाम रेबिया फैसला था 2016 में जो दिया गया था, शुड बी रिकन्सिडर्ड, इस फैसले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए बाय अ लार्जर बेंच, कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ के द्वारा इस नाबाम रेबिया 2016 पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। अब देखो, ये जो नाबाम रेबिया 2016 फैसला है इसमें क्या बात कही गई थी वो यहाँ से यहाँ तक बताई गई है, कोमा से कोमा तक। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब है इस बात को बरकरार रखते हुए, इस बात को कायम रखते हुए, दैट अ स्पीकर हु इज फेसिंग अ नोटिस फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, इस जजमेंट में ये बात कही गई थी, इस बात को कायम रखा गया था कि कोई स्पीकर है, जैसे कि संसद में होता है स्पीकर, इसी तरह से विधानसभा में जो स्पीकर होता है जो सदन का अध्यक्ष होता है, कि कोई स्पीकर हु इज फेसिंग, जो कि सामना कर रहा है, यानी कि कोई स्पीकर है उसको वो एक नोटिस का सामना कर रहा है फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, शुड नॉट एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब होता है फैसला देना, एडजुडिकेट का मतलब होता है हिंदी में हम इसको बोलते हैं अधिनिर्णयन,
अधिनिर्णयन का मतलब होता है डिसाइड करना, फैसला देना। एडजुडिकेट अ डिस्क्वालिफिकेशन मैटर, डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है किसी की सदस्यता को समाप्त कर देना। इसकी नाउन फॉर्म है डिस्क्वालिफिकेशन मैटर। अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है दल बदल कानून। अब देखो नाबाम रेबिया 2016 जो है उसमें इस बात को कायम रखा गया था कि कोई स्पीकर जो है, यानी कि कोई ऐसा स्पीकर है जो कि स्वयं रिमूवल का सामना कर रहा है, यानी कि ऐसा स्पीकर जिसके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है उसे उसके पद से हटाने का, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्पीकर को फैसला नहीं देना चाहिए। किस संबंध में? डिस्क्वालिफिकेशन मैटर में, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन कानून के तहत किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन मैटर आता है तो इस मैटर को उस स्पीकर के द्वारा एडजुडिकेट नहीं किया जाना चाहिए जो स्पीकर स्वयं खुद को हटाए जाने का नोटिस झेल रहा है ना। तो ये बात देखो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि ये जो नाबाम रेबिया 2016 था है ना, उसमें इस बात को कायम रखा गया था। तो कुल मिला के ये जो 2016 का जजमेंट था इस पर पुनर्विचार एक बड़ी पीठ के द्वारा किया जाना चाहिए। दिस इज वेलकम, ये बात जो है स्वागतपूर्ण है। ये जो बात हमने की ना, ये बात स्वागतपूर्ण है। एज लेजिस्लेटर्स हु हैव इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़। अब देखो कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो भी कानून निर्माता हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो भी एमएलएस हैं, हु हैव इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब है झेलना, डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि ऐसे एमएलएस या ऐसे सांसद जो कि डिस्क्वालिफिकेशन को झेल रहे हैं, शुड नॉट बी अलाउड, उन्हें हमें ये अलाउ नहीं करना चाहिए टू यूज़ अ फ्रिवलस पेटिशन। देखो फ्रिवलस का मतलब होता है बहुत ही जो सीरियस नहीं है, फ्रिवलस का मतलब होता है बहुत ही सतही, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है जो सीरियस नहीं है। टू यूज़ अ फ्रिवलस पेटिशन, देखो कई बार क्या है कि जो मेंबर्स हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन का सामना कर रहे हैं, ऐसे लेजिस्लेटर्स जो कि इनकर्ड, जो कि झेल रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन को, तो ऐसे मेंबर्स को हमें ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि वे एक याचिका लगा सकें। और कैसी याचिका? फ्रिवलस याचिका। फ्रिवलस का मतलब है जो कि सीरियस नहीं है, जो कि बहुत ही सतही है। टू रिमूव द स्पीकर, तो कुल मिला के ऐसे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो स्पीकर को हटाने के लिए याचिका लगा सकें। टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ का मतलब है किसी को दूर रखना, टू वार्ड ऑफ देयर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो ये जो 2016 का जजमेंट था नाबाम रेबिया का, इसका प्रयोग करके ऐसे मेंबर्स जो कि डिस्क्वालिफिकेशन को झेल रहे हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वे जो है एक, आप कह सकते हो कि बहुत ही सतही याचिका जो है लगा पाए ना। टू रिमूव द स्पीकर, कि भाई अभी देखो हमें क्या देखने को मिला था, कई बार क्या देखने को मिलता है हमें कि कई बार जिन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है वे मेंबर क्या करते हैं, स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर को दूर रखने के लिए उसके खिलाफ ही याचिका लगा देते हैं। वो ये कह देते हैं कि भाई स्पीकर जो है वो खुद रिमूवल नोटिस का सामना कर रहा है, ऐसे में ये जो स्पीकर है इस स्पीकर को हमारे डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को सुनने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा वो क्यों करते हैं? टू वार्ड ऑफ का मतलब है दूर रखने के लिए, देयर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, कि उनके खुद के डिस्क्वालिफिकेशन को दूर रखने के लिए वे क्या करते हैं, एक तरह से स्पीकर को रिमूव करने के लिए फ्रिवलस पेटिशन लगाते हैं। तो ऐसा उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये बात जो है स्वागतपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि ये जो नाबाम रेबिया 2016 जजमेंट है इसे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मिस्टर ठाकरे कैन नाउ क्लेम अ मॉरल विक्ट्री, कि मिस्टर उद्धव ठाकरे जो हैं वो वर्तमान में
नैतिक जीत का दावा कर सकते हैं। बट लेकिन इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन, कोलिशन का मतलब हो गया एक तरीके से गठबंधन, लेकिन जो राजनीतिक गठबंधन का क्षेत्र है, अ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, तो ये जो गठबंधन का क्षेत्र है, इस गठबंधन के क्षेत्र में एक विधायी बहुमत जो है, यानी कि कानूनी रूप से या विधायी रूप से जो बहुमत है, इज सीन, उस बहुमत को देखा जाता है एज मोर इम्पोर्टेंट देन मोरालिटी, यानी कि वर्तमान में राजनीतिक गठबंधन के क्षेत्र में लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जो है उसे नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। देखो एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सारी लॉजिकल बातें जो कही गई हैं वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।